सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे। इसी किंगडम एनिमेलिया को कंटिन्यू करते हुए अब हम एक एक करके इसकी सारी क्लासेस पढ़ेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिससे आपके लिए पूरा किंगडम एनिमेलिया रिवाइज करना और याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्लास पोरीफेरा से। क्लास पोरीफेरा, ये जो क्लास है पोरीफेरा, पोरी जैसा कि इस वर्ड से लग रहा है, पोर्स ऐसे एनिमल्स जो पोर्स बियर करते हैं थ्रू आउट देयर बॉडीज। उनकी बॉडी में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। ये एनिमल्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये बॉटम से सी सरफेस से लगे होते हैं और इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। और एक बड़ा सा पोर होता है इनके बॉडी के एंड पे, जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम। ये यहाँ से फूड ग्रेन, छोटे छोटे ऑस्टिया से ये फूड ग्रेन्स इनटेक करते हैं थ्रू द वाटर करेंट। वाटर के द्वारा उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इन्हीं ऑस्टिया से होके अंदर जाते हैं स्पॉन्जेस के बॉडी में। ऑस्कुलम जो है इसका, ये एक बड़ा सा पोर है। यहाँ पर जो भी वाटर बॉडी के अंदर जाता है, वाटर जो बॉडी के अंदर जाता है वो अपने साथ फूड पार्टिकल्स को लेके जाता है, फूड पार्टिकल्स को। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इस तरह से वर्क करता है कि ये जो वाटर है ये अपने साथ फूड पार्टिकल्स को लेके बॉडी के अंदर जाता है। और इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसके बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। तो पोरीफेरा के मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो स्पॉन्जेस में कौन सी कैविटी होती है? स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। इनमें छोटे छोटे जो ये माइन्यूट होल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और इन्हीं के थ्रू जो वाटर करंट है वो इनकी बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी में जाती है। ये एक ही होता है, बड़ा सा होल टाइप स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ये ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं बॉडी के अंदर, मैनी होते हैं, लेकिन ऑस्कुलम बस एक होता है। तो वाटर के थ्रू ये अपने फूड पार्टिकल्स को अंदर लेता है और इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फॉर्म करता है। इसके अलावा ये वाटर में डिजॉल्व गैसेस को भी लेता है, जिससे ये रेस्पिरेशन कर सकता है, सांस ले सकता है। तो ये इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसका, वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी वाटर करंट के ही थ्रू होता है। वाटर करंट के थ्रू ये अपने फूड को भी अंदर लेता है और वाटर करंट के ही थ्रू ये अपने वेस्ट पार्टिकल्स को भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये वाटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस में प्रेजेंट होती है? वाटर करंट मैकेनिज्म स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है। ये तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनमें नहीं प्रेजेंट होता, ना तो डाइजेशन के लिए, ना तो रेस्पिरेशन के लिए और ना ही एक्सक्रीशन के लिए। ये जो क्लास पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं, वो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। फाइलम पोरीफेरा है, तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है ये इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरीन होते हैं। मरीन का मतलब सॉल्टी वाटर में वो रहना पसंद करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी पाए गए हैं, लेकिन मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? वो मरीन होते हैं। इनमें सिर्फ दो बॉडी लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। और ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें कोई भी सिलोम नहीं होता, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं पाई जाती है, तो ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं।
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, पर वो सेल इकट्ठा होकर टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करती है, वो सिर्फ सेल लेवल तक ही रह जाती है, इसलिए इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी के बारे में, ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, ये है स्पॉन्जोसील कैविटी, और इसके चारों तरफ कुछ सेल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके दोनों तरफ आपको सेल्स की लेयर दिखेंगी। इस सेल की लेयर्स को हम क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स किसके स्पेसिफिक फीचर है? पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस के स्पेसिफिक फीचर है कोएनोसाइट्स। ये जो कोएनोसाइट सेल्स होती है, इनका एक और नाम है, इन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कोएनोसाइट्स यानी कि कॉलर सेल्स। ये किसको लाइन करती है? तो ये स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करती है। स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करने वाली सेल्स हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को ही हम कहते हैं कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल, यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। जैसा कि हमने अमीबा में भी देखा था, प्रोटोजोअन्स में देखा था कि जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर ही होता है। एक सेल है, इसके अंदर ही फूड पार्टिकल्स जाएंगे और ये फूड पार्टिकल्स यहीं पे डाइजेस्ट होके जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह के डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर कहते हैं, क्योंकि ये एक ही सेल में डाइजेशन हो रहा है, तो ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में देखने को मिलता है? स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप के डाइजेशन देखने को मिलते हैं, बट मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, क्योंकि डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा और डिफरेंट ऑर्गन्स में डाइजेशन होता है। स्टमक में डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत कम होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है। तो इस तरह के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से इंट्रासेलुलर डाइजेशन है स्पॉन्जेस में। अब स्पॉन्जेस के बारे में और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्ज बनाया, तो इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे बाहर निकले होते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। और ये किसके बने होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इन्हें कहते हैं, या स्पिक्यूल्स भी कहते हैं मैंने। अब इनमें हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, तो ये जो स्पॉन्ज होते हैं, इनमें एक ही एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पाए गए हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पाए गए हैं। तो जब एक ही एनिमल के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं, तो इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ये जो हर्माफ्रोडाइट वर्ड है, ये मोस्टली हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब बाइसेक्सुअल भी होता है। तो हर्माफ्रोडाइट ये कैसे होते हैं? स्पॉन्जेस जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और इस एग्स और स्पर्म्स मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही जाइगोट मिलके फिर से स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लेता है। ये एग्स और स्पर्म का फ्यूजन जो होता है वो भी इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है। दोनों प्रोड्यूस भी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, एग्स और स्पर्म, और उनका फ्यूजन जो हो रहा है वो भी इंटरनल हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है। इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अब ये जानने वाली बात है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है।
तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे जाइगोट फॉर्म हुआ तो जाइगोट फिर एडल्ट का फॉर्मेशन, फिर यंग वंस का फॉर्मेशन करता है और यंग वंस के बाद जो एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये जो यंग वन होते हैं और ये एडल्ट होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होता है या यंग वंस जिन्हें हम कहते हैं यंग वंस, वो बड़ा होके एडल्ट बन जाता है। जब ये डायरेक्टली चाइल्ड से एडल्ट बन जा रहा है, यंग वन से एडल्ट बन जा रहा है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें जो यंग वन होगा और जो एडल्ट होगा उनमें बहुत सारे फीचर्स सेम होंगे, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों में लेग्स होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह एडल्ट में भी होते हैं, बस उनकी साइज़ ग्रो हो जाती है, साइज़ में ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन जब ये यंग वन किसी और स्टेज के थ्रू, मान लो आप एक स्टेज 1 है, यंग वन कुछ और बना ले रहा है, एक अलग ही स्टेज बना ले रहा है, फिर तब जाके ये एडल्ट का फॉर्मेशन, लास्ट में जाके एडल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये यंग वन वो पूरी तरह से एडल्ट से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, एडल्ट की तरह पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, वो कुछ अलग ही दिखते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कैटरपिलर। कैटरपिलर से बटरफ्लाई का फॉर्मेशन आप सभी ने देखा होगा। ये जो कैटरपिलर होता है वो कैसा होता है, वॉर्म लाइक होता है, कीड़े की तरह होता है। लेकिन बटरफ्लाई कैसे होती है, उसमें तो विंग्स भी होते हैं, वो कलरफुल होती है और वो उड़ सकती है, बहुत बहुत अलग होती है कैटरपिलर से। और ये जो कैटरपिलर होता है वो क्रॉल करता है और वो कलरफुल नहीं होता। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि कैटरपिलर बटरफ्लाई का फॉर्मेशन कर रहा है? तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो क्योंकि यहाँ पे जो यंग वन है वो एडल्ट के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है, वो एडल्ट जैसा नहीं लग रहा है। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही हमें स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलता है। और जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक स्टेज होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं लार्वा। इस स्टेज को लार्वा कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई का लार्वा का क्या है, तो बटरफ्लाई के लार्वा का नाम कैटरपिलर है। उसी तरह डिफरेंट लार्वा हमें स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ के नाम है पैरेन्काइमुला, या ये आप याद रख सकते हो, पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला। इस तरह के लार्वा हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, स्पॉन्जेस, जो हम पोरीफेरेंस के मेंबर्स को पढ़ रहे थे। तो जो लास्ट सेक्शन है वो है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, साइकॉन, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। इसको हम स्काइफा भी कहते हैं, लेकिन इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है साइकॉन। इसके अलावा आप याद रख सकते हो स्पॉन्जिला को, इसके अलावा आप याद रख सकते हो स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो एक हो गया साइकॉन, दूसरा स्पॉन्जिला। तीसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो है यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये यूज़ होता है बेदिंग में। तो बाथ स्पॉन्ज हो गया। इसके अलावा आप याद रख सकते हो वीनस फ्लावर बास्केट, ये कॉमन नेम है। इसका जूलॉजिकल नेम है यूप्लेक्टेला, इसे हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ये जापान में गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है, जब लोगों की शादी होती है तो वहाँ पे इसको गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है। ये इस तरह से कुछ ऐसा होता है और फ्लावर बास्केट की तरह दिखता है। तो ये लाइफ टाइम यूनियन के लिए दिया जाता है, ये एक तरह से सिंबल है लाइफ टाइम यूनियन का। तो ये यूप्लेक्टेला हो गया आपका। तो आप हमने एग्जाम्पल देखे, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन और स्पॉन्जिला। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं फाइलम पोरीफेरा के। नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है फाइलम
सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में भी इनके कुछ फीचर्स जो स्पॉन्जेस से मिलते हैं वो है कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो भी एसिलोमेट होते हैं, उनमें कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। वो भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उनमें 2 बॉडी लेयर्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा का एक और नाम है निडेरिया, इनको हम निडेरियंस भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया एक ही फाइलम का नाम है। सिलेंट्रेटा इसका नाम क्यों पड़ा, इनका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इनमें नीडोप्लास्ट सेल्स पाई जाती है, नीडोप्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ये नीडोप्लास्ट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस ग्रुप का, जो है फाइलम सिलेंट्रेटा। मैं आपको लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में ये भी बता दूंगी कि कौन कौन से ग्रुप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं, डिफाइनिंग फीचर हैं, उन्हें आप ज़रूर याद रखना, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेंट्रेटा में को निडेरिया कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स को हम नीडोसाइट्स भी कहते हैं, नीडोसाइट्स। ये किस किस चीज़ में, इनका बहुत सारा फंक्शन है, उसे हमें याद रखना बहुत है। ये नीडोसाइट्स किस में होती है? तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इसमें, निमेटोसिस्ट। ये निमेटोसिस्ट के अंदर ये नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। निमेटोसिस्ट भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सिलेंट्रेटा का। तो इनका मेन फंक्शन है 3, एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे। 3 इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। अब ये हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। एंकरेज मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। जब भी निडेरियंस को या सिलेंट्रेट्स को ज़मीन पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये इन्हीं नीडोब्लास्ट सेल्स की हेल्प से यहाँ पे एंकरेज या सपोर्ट गेन करता है। डिफेंस, ये एक तरह से डिफेंस, ये बचाता है सिलेंट्रेट्स को। ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं इसमें पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं कुछ, तो ये एक बार जब अटैक करता है, कोई भी जानवर इसके पास में आएगा तो वो उससे अटैक करेगा, तो इससे ये इसको डिफेंस प्रोवाइड करता है। कैप्चर ऑफ प्रे, जब भी इसको अपने शिकार को पकड़ना होता है तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स बहुत यूज़ आती है, क्योंकि ये नीडोब्लास्ट सेल्स की हेल्प से वो अपने प्रे को पकड़ लेता है। तो 3 तरह के फंक्शन हैं इसके, एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ये तीनों ही फंक्शंस हैं निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स के। और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं सिलेंट्रेट्स के? तो एक तो ये एक्वाटिक होता है, जिस तरह से पोरीफेरेंस एक्वाटिक थे उसी तरह से सिलेंट्रेट्स भी एक्वाटिक होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पहले जो लाइफ बनी है वो वाटर के अंदर ही फॉर्म हुई है। वो लाइफ, पहले एनिमल्स जो थे वो एक्वाटिक थे, फिर वो उन्होंने धीरे धीरे अडाप्ट किया अपना टेरेस्ट्रियल मोड, जिससे वो पहले तो वो पूरी तरह से एक्वाटिक थे, फिर वो धीरे धीरे एम्फीबियंस बने जो लैंड और वाटर दोनों में रह लेते थे। फिर धीरे धीरे उनका और डेवलपमेंट जब हुआ, उनका और इवोल्यूशन हुआ, तो वो फिर उसके बाद से टेरेस्ट्रियल हो गए, लैंड पर रहने लगे। तो यहाँ पहले की जितनी क्लास फाइलम पढ़ोगे आप, मोस्टली वो एक्वाटिक होगी, तो ये भी एक्वाटिक है। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स। जस्ट लाइक पोरीफेरेंस, वो भी मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं और सेडेंट्री भी होते हैं। फ्री स्विमिंग भी होते हैं और सेडेंट्री भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरह से हमने पोरीफेरेंस को देखा था कि वो पूरी तरह से ससाइल थे, एक ही जगह से लगे रहते थे, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे प्लांट्स की तरह, तो उसी तरह ये भी सेडेंट्री, मतलब एक जगह पे पड़े रहते हैं सिलेंट्रेट्स। और फ्री स्विमिंग वाटर करंट्स के साथ मूव करते रहते हैं। तो फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और ये सेडेंट्री भी हो सकते हैं, एक जगह ज़मीन पर ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये सेडेंट्री भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं।
था कि इनका एक फीचर है, ये एसिलोमेट होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 बॉडी लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंड एसिलोमेट होते हैं कोई भी सिलोम इसमें नहीं होता है, सिलोम एब्सेंट होता है पूरी तरह से। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल। इससे पहले हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब सेल्स एक साथ मिल के टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो उस स्टेज पे हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बढ़ेंगे फ्रॉम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू टिश्यू टू ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट, ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। हाइड्रा एक टाइप का सिलेंट्रेट है, हाइड्रा सिलेंट्रेट का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें एक साइड में माउथ होता है और अंदर के साइड में क्या होता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी किसका फीचर है? सिलेंट्रेट्स का फीचर है। सिलेंट्रेट्स में हमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है। ये हो गए हाइड्रा के टेंटिकल्स। टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स का यूज़ करके अपने प्रे को कैप्चर करता है। तो ये इसके टेंटिकल्स हैं। इसके माउथ को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। इसके माउथ को हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। और ये यहीं से फूड को अपनी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डालता है और यहीं से जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी पोर्शन होता है फूड का, वो भी हाइपोस्टोम से ही बाहर निकालता है। ये कैसा है डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, और सेल के बाहर भी डाइजेशन हो रहा है, इंट्रा सेलुलर भी है। अब हम कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। अब आप हमें ये बताओ कि किस टाइप का डाइजेशन हमने पोरीफेरेंस में देखा था? क्या वो एक्स्ट्रा सेलुलर था या वो इंट्रा सेलुलर था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स में एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, वो भी हम इनका कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कि निडेरियंस और सिलेंट्रेट्स जो होते हैं इनमें मेटाजेनेसिस देखा गया है। अब ये मेटाजेनेसिस क्या होता है? तो मेटाजेनेसिस में ये होता है कि ये जो निडेरियन या सिलेंट्रेट होते हैं वो एक बॉडी फॉर्म से दूसरी बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी बॉडी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स का। मोस्टली मेटाजेनेसिस में ये 2 फॉर्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो पॉलिप के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मेड्यूसा के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये पॉलिप और मेड्यूसा, ये जो 2 फॉर्म है ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, काफ़ी डिफरेंट फॉर्म है। अभी जो हमने हाइड्रा देखा था वो पॉलिप फॉर्म में था। तो पॉलिप फॉर्म में जो होता है सेसाइल होता है, सेसाइल एक ही जगह पे रुका हुआ होता है, सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। उसकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जैसा कि हमने हाइड्रा को देखा था, उसकी बॉडी इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी। मेड्यूसा में क्या होता है? इसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप में होती है, इस तरह से कुछ होती है। मेड्यूसा में बॉडी इसकी अम्ब्रेला शेप की होगी, अम्ब्रेला शेप। और ये कैसे होंगे? फ्री स्विमिंग होंगे, फ्री स्विमिंग। ये वाटर करंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे। तो मेड्यूसा कैसे होती है? फ्री स्विमिंग होती है। और पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ पॉलिप फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म पे एग्जिस्ट कर सकता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें पॉलिप फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है और मेड्यूसा फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। पॉलिप फॉर्म का तो हमें एग्जाम्पल जैसे पता है, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा। मेड्यूसा फॉर्म का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने हाइड्रा देखा था, या अडेम्सिया, अडेम्सिया ये भी पॉलिप फॉर्म का एग्जाम्पल है। मेड्यूसा फॉर्म का एग्जाम्पल है मून जेली, मून जेली जिसे हम ऑरिलिया भी कहते हैं, ऑरिलिया, या जेलीफिश,
जेलीफिश आपने देखा होगा, तो जेलीफिश भी इसी में आ जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है और इस तरह से अम्ब्रेला शेप में होती है जेलीफिश। इसमें मेटाजेनेसिस होता है जिनमें पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म अल्टरनेट करता है। तो वो इस तरह से पॉलिप, फिर मेडुसा, फिर पॉलिप, फिर मेडुसा, इस तरह ये अल्टरनेट करता रहता है एक दूसरे से। जब पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेडुसा, और मेडुसा पे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉलिप का फॉर्मेशन करेंगे। पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा का फॉर्मेशन करेगा और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा। पॉलिप जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रा, इसमें बडिंग होती है। बडिंग क्या है, एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें से हाइड्रा से जब इस तरह से बड्स निकलेंगी, छोटी छोटी बड्स निकलेंगी, तो वो ग्रो करके मेडुसा फॉर्म का फॉर्मेशन कर सकती है। ऑल्दो हाइड्रा में नहीं होता है मेडुसा फॉर्म, उसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो पॉलिप फॉर्म बस आप याद रख, हाइड्रा का एग्जांपल लेके एक तरह से याद रख सकते हो कि हाँ, बडिंग मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा का फॉर्मेशन हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। पीएस इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, पीएस पॉलिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेक्सुअली। और एएम एसेक्सुअली किसका फॉर्मेशन होता है, मेडुसा का। तो इस शॉर्टकट से भी आप याद रख सकते हो। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने बता दिया आपको, एक तो हाइड्रा था, दूसरा एडेम्सिया है, तीसरा ऑरेलिया है। और एग्जाम्पल है जैसे फाइजेलिया, ये आपसे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं ये आपको अलग से बता देती हूँ। तो आप एक बार रिपीट करो मेरे साथ, क्या क्या एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। सबसे पहले पोरीफेरेंस के, पोरीफेरेंस में हमने पढ़ा था साइकॉन, जिसे हम स्काइफा कहते थे, और यूप्लेक्टेला, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। यूस्पॉन्जिया को हम ट्रू स्पॉन्ज कहते हैं या बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, और स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम कहते हैं। यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। सिलेंट्रेट्स के जो एग्जाम्पल हैं, पहला हो गया हाइड्रा, दूसरा एडेम्सिया, तीसरा ऑरेलिया, चौथा फाइजेलिया, फाइजेलिया इसको हम कहते हैं पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर, क्योंकि ये एक तरह से पोर्टुगीज़ वॉरशिप की तरह दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जैसे वॉर में जो शिप्स जाती थी उनके जैसा, इस तरह से कुछ शिप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसे हम पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं फाइजेलिया को। इसके अलावा पेन्नाटुला, पेन्नाटुला इसके नाम से ही लग रहा है कि ये पेन जैसा है कुछ, तो इसीलिए हम इसको सी पेन कहते हैं, सी पेन। जो ऐसे नाम हैं जैसे सी पेन, सी फैन, सी लिली, सी जेली, इस तरह के नाम आप याद रखो, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सी पेन किसको कहते हैं, सी फैन किसको कहते हैं। सी फैन भी इसी फाइलम में आता है, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को हम कहते हैं सी फैन। तो सी पेन और सी फैन इसमें आते हैं, सिलेंट्रेटा में गॉर्गोनिया। हम क्या कहते हैं, सी एनिमोन, सी एनिमोन कहते हैं, ये भी आप याद रखना। एडेम्सिया को हम सी एनिमोन कहते हैं। फिर एक है मिएंड्रीना, मिएंड्रीना, मिएंड्रीना इसको हम कहते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। जितने भी कोरल्स हैं वो सब सिलेंट्रेटा में ही आते हैं, सिलेंट्रेटा में ही कोरल्स भी आते हैं, ये आप याद रखना। और सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कोरल कौन सा है, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ पे है, सबसे लार्जेस्ट कोरल वर्ल्ड का। ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्रेट बैरियर रीफ है। मिएंड्रीना ब्रेन कोरल, ये आप कैसे याद रखोगे, माइंड, माइंड, माइंड से याद रख सकते हो ना, ब्रेन, माइंड, मिएंड्रीना। गॉर्गोनिया सी फैन और पेन्नाटुला सी पेन, ये तो आप नहीं बोलोगे, पेन, पेन्नाटुला पेन। तो ये हमने सिलेंट्रेटा के बारे में भी पढ़ लिया, ये दो क्लासेस पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही छोटी क्लास है, उस क्लास के ऑर्गेनिज्म बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम स्पीशीज़ है उस क्लास की, तो वो एनिमल किंगडम की सबसे स्मॉलेस्ट क्लास है। तो वो कौन सी क्लास है, क्या आप बता सकते हो मुझे? तो वो है कौन सा फाइलम है, आप मुझे बता सकते हो? तो वो फाइलम है टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। और ये जो टीनोफोर्स के मेंबर्स होते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ये एकदम
वो सी में चमकते रहते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फीचर होता है जिसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे शाइन करने का फीचर होता है, उसमें से लाइट एमिटिंग का फीचर होता है, उसमें से लाइट निकलती है, तो इस फीचर को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे कि आपने जुगनू में भी देखा होगा, जुगनू में भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो ये इस क्लास का मेन फीचर है टीनोफोर्स का, कि ये चमकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बायोल्यूमिनेसेंस होता है। इनको हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, कॉम्ब जेलीज। तो टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस का फीचर होता है। प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट, प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइट एमिटिंग की प्रॉपर्टी होती है तो उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। टीनोफोर्स के जो मेंबर्स हैं उनका और क्या फीचर्स है, पहले तो कॉमन फीचर्स देख लेते हैं हम, जो सभी में होता है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में होता है। डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, 2 बॉडी लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एसिलोमेट, ये भी एसिलोमेट है, इनमें कोई भी सिलोम नहीं प्रेजेंट है, सिलोम एब्सेंट है। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी तरह से मरीन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, पूरी तरह से सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं। एक फीचर जो मैं बताना भूल गई आपको सिलेंट्रेट्स का, कि वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उनको 2 पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, तो वो फीचर है। और ये कैसे होते हैं, ये बाई रेडियल सिमेट्री होती है, इनमें बाई रेडियल सिमेट्री होती है। इनको 2 प्लेन से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। बायलैटरल में हम एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाई रेडियल में हम 2 प्लेन से डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इस तरह की सिमेट्री बाई रेडियल सिमेट्री होती है। ये इस तरह से कुछ दिखते हैं, इन्हें हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं, सी वॉलनट, क्योंकि इनका ये गोल सा स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से वॉलनट के जैसा, अखरोट के जैसा, तो इन्हें हम सी वॉलनट भी कहते हैं। और इनमें ऐसे इस फाइलम के जो मेंबर हैं, ये इनका स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है, वॉलनट के जैसा, तो इसलिए हम इसको सी वॉलनट भी कहते हैं, इनके मेंबर्स को सी वॉलनट। वॉलनट क्या होता है, अखरोट, अखरोट जैसा इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और इनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कॉम्ब प्लेट कहते हैं, कॉम्ब प्लेट। इसीलिए इनका एक और नाम है कॉम्ब जेलीज, क्योंकि ये जेली की तरह दिखते हैं और ये बेयर करते हैं कॉम्ब प्लेट को, तो इसलिए हम इन्हें कॉम्ब जेलीज कहते हैं। अब कॉम्ब जेलीज के ऊपर इस तरह की सीलिया प्रेजेंट होती है, सीलिया। तो ये इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करना होता है तो इसी कॉम्प्लेट के हेल्प से ये ट्रैवल करते हैं। और ये कॉम्प्लेट कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, 8 कॉम्प्लेट्स किसी भी टीनोफोर्स में पाए जाते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनमें भी डाइजेशन सिलेंट्रेट्स की ही तरह एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर भी होता है, प्लस इंट्रा सेलुलर, दोनों तरह का डाइजेशन हमें देखने को मिलता है इनमें, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि ये भी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, जो कि एग्स और स्पर्म्स दोनों को वियर करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बट इनमें एक डिफरेंस क्या है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब वाटर में ये अपने मेल और फीमेल गैमेट्स को छोड़ देते हैं और वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके भी डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होते हैं, तो लार्वा के थ्रू इनका भी डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद करना ज़रूरी है, एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, टीनोफोर टीनोप्लाना, आप आराम से याद रख सकते हो, टीनोप्लाना। और प्लूरोब्रैंकिया,
ब्रांकिया। यूजुअली हम प्लूरो वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, लंग से रिलेटेड, लेकिन ये लंग से रिलेटेड नहीं है, ये टीनोफोर का एक मेंबर है प्लूरो ब्रांकिया। तो आप इसे याद रखना। एग्जाम्पल्स हम बाद में सारे क्लासेस का एक साथ फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका फाइलम जो है टीनोफोरा, ये यहाँ पे एंड होता है। ये स्मॉलेस्ट फाइलम है, इसको एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके एग्जांपल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। इनमें डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों होता है। इनके मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनको कॉम्बजलीज या सी वॉलनट्स भी कहते हैं। इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। उनमें कॉम्प्लेट्स के ऊपर सीलिया होती है और सीलिया इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। इन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, फ्लैटवर्म्स। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म, इसीलिए इन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। अब इनके बारे में जो प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। अब इस क्लास से ऑनवर्ड्स जो भी इस फाइलम के ऑनवर्ड्स आपको जो भी फाइलम देखने को मिलेंगे, सभी के एनिमल्स कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 बॉडी लेयर्स उनमें प्रेजेंट होंगी, 3 बॉडी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सभी में, और वो 3 बॉडी लेयर्स कौन सी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उसके अंदर एक और होगी मेसोडर्म। ये होते हैं एसिलोमेटिक। बाकी के जैसे हमने पढ़े नेरेलियंस या टीनोफोर्स या पोरीफेट्स, वो सब एसिलोमेटिक है, उनमें सेलोम एब्सेंट था, तो इसमें भी सेलोम एब्सेंट था। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है इस फाइलम से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद और भी एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी कैसे होगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी को हम एक प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये इनकी बॉडी होती है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड का मतलब क्या है कि ये एक पूरी तरह से फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी होती है फ्लैट, छुट्टी, तो इसीलिए हम ये कहलाते हैं फ्लैटवर्म्स। ये जो फ्लैटवर्म्स होते हैं इनका अडेप्टेशन ऐसा है कि ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। कभी कभी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरासाइट होते हैं, कभी किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट होते हैं। तो ये इस तरह से ये पैरासिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। जो इनका होस्ट होता है उसी से ये फूड को डिराइव करते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसीलिए इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ स्टाइल है, इनकी पैरासिटिक लाइफ स्टाइल है, इसके लिए कुछ इनके पास फीचर्स होने चाहिए। तो वो हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या फीचर्स हैं जो इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ अडेप्टेशन को शो करते हैं। पैरासिटिक अडेप्टेशन, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहना है, एंडोपैरासाइट होते हैं मोस्टली, ये बॉडी के अंदर रहते हैं अपने होस्ट के। तो सबसे पहली बात, वहाँ से ये न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं, तो अपने होस्ट से चिपके रहने के लिए। ह्यूमंस में ये इंटेस्टाइन में पाए गए हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, या जो लोग पोर्क खाते हैं या बीफ खाते हैं वहाँ से भी अगर वो अच्छे से उसको कुक करके नहीं खाते हैं तो वो एग्स भी उनकी बॉडी में चले जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पे बड़े बड़े टेपवर्म फॉर्म कर लेते हैं। एडल्ट फॉर्म में टेपवर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और वो उनके इंटेस्टाइन से चिपके रहते हैं वो टेपवर्म, और वहीं से अपने ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो
ब्लड सक करने के लिए इनके पास होना चाहिए सकर्स। इसके अलावा हुक्स भी होते हैं इनमें, जिससे ये इन्हीं हुक्स की हेल्प से वो अपने होस्ट से चिपके रहते हैं। इनमें आइज़ जो होती है वो बहुत डेवलप नहीं होती है, आइज़ तो वैसे एब्सेंट ही होती है, डेवलप की क्या कहें। अपने बॉडी सरफेस डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से ही अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनका, होस्ट का फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी सरफेस में। कोई भी लोकोमोटरी या ऑर्गन नहीं है, चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है इनमें। तो ये इनके पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गए। इसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन जैसे कि इसका एक मेंबर है प्लेनेरिया, टेपवर्म का एक मेंबर है प्लेनेरिया। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये इस तरह से कुछ होता है, और इसको अगर हम दो पार्ट्स में या किसी भी पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका ये दोनों पार्ट मिलके बाद में नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा, दोनों पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये रीजनरेशन की पावर होती है इनमें। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो भी नई पूंछ आ जाती है, तो वो भी एक तरह से रीजनरेशन है। तो ये प्लेनेरिया जो होता है ये पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर जाता है। मतलब अगर आप इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर दोगे तो दोनों पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये मरता नहीं है, इसलिए इसको इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कभी डेथ नहीं होती है। ये अपने कटे हुए पार्ट से, टूटे हुए पार्ट से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। की कैपेसिटी कैसी होती है? बहुत हाई होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये एक फीचर है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया किसका मेंबर है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस का। अब रिप्रोडक्शन की अगर इसमें बात करें, रिप्रोडक्शन तो इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये ऑर्गेनिज्म भी हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होगा। और इस प्लैटीहेलमिन्थेस क्लास में आपको बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं, वो लार्वल स्टेजेस तो आपको नहीं याद रखने हैं, पर ये याद रखना है कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा के थ्रू होता है। लार्वा, रेडुला लार्वा, सर्केरिया लार्वा, कुछ याद रख लो आप, रेडुला, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस तरह के लार्वा आपको प्लैटीहेलमिन्थेस क्लास में देखने को मिलेंगे। एक इनका स्पेशल फीचर है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेस्ट को रिमूव करने के लिए बॉडी से स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी है, किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, उसी तरह से फ्लेम सेल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में ही हेल्प करते हैं। तो आप याद रखना, फ्लेम सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप प्लैटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल कुछ याद रख लेते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हमने याद रखा, प्लेनेरिया। इसके अलावा टेपवर्म, अलग अलग टाइप के टेपवर्म हैं, जैसे टीनिया सोलियम, जिसको हम पोक टेपवर्म कहते हैं। ये पिग के मीट में पाया जाता है। अगर हम उसे अच्छे से कुक करके नहीं खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो टीनिया सोलियम हो गया। फैसिकोला हेपेटिका, जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। लिवर फ्लूक
और प्लेनेरिया तो है ही। एक होता है टीनिया सैजिनाटा, जो कि होता है बीफ टेपवर्म, वो भी आप याद रख सकते हो। लिख देती हूँ मैं, टीनिया सैजिनाटा, बीफ टेपवर्म, ये बीफ में पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं वो टूट कर गिरते हैं और वो न्यू सेगमेंट बना लेते हैं। ये जो टेपवर्म होता है इसमें, और नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये भी आप याद रख सकते हो कि ये भी एक फीचर है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का, एपोप्टोसिस। अब नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। बहुत सारे लोग इसके स्पेलिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्केहेल्मिन्थेस तो स्पेलिंग में तो कुछ नहीं है, आपको हेल्मिन्थेस लिखना है। हेल्मिन्थेस की स्पेलिंग आपको आती है, ASC लगा दो, एस्केहेल्मिन्थेस। ये होते हैं राउंड वर्म्स। वैसे तो ये राउंड नहीं होते हैं, ये सिलिंड्रिकल होते हैं। लेकिन जब किसी भी सिलिंड्रिकल चीज़ का जब हम उसका सेक्शन कट करते हैं तो वो सर्कुलर, उसके सेक्शंस जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, इसीलिए इसको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। देखेंगे क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखेंगे, इसीलिए हम इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। क्रॉस सेक्शन में ये सर्कुलर दिखेंगे। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अपना अलग रह रहे हैं, उनको होस्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं, उनको होस्ट की ज़रूरत होती है। कुछ होते हैं जो मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं। और एक स्पेशल फीचर है इनका कि ये पैरासिटिक जो होते हैं ये प्लांट्स पे भी पैरासाइट हो सकते हैं। मतलब ये एनिमल पे तो पैरासाइट होते हैं, प्लांट्स पे भी पैरासाइट हो सकते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसे आप फाइलम के ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो एनिमल पे भी पैरासाइट होते हैं और प्लांट्स पे भी पैरासाइट होते हैं, तो वो है एस्केहेल्मिन्थेस के मेंबर्स, जिन्हें राउंड वर्म्स भी कहते हैं। और इनका एक और नाम है निमेटोड्स भी कहते हैं इन्हें, निमेटोड्स। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था प्लैटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सब में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे ये। और ये इनमें एक स्पेशल फीचर और है, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट। इनमें ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होती है, झूठी सिलोम होती है। अब ये झूठी सिलोम कैसी है? स्यूडो मतलब झूठा। अगर बायो में कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए स्यूडो तो इसका मतलब होता है फॉल्स या झूठा। यहाँ पे एक्टोडर्म की लेयर है, अंदर एंडोडर्म की लेयर है, फिर ये एक्टोडर्म है बाहर की साइड में, और यहाँ पे मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से पाउचेस में सेल्स ऑर्गेनाइज हैं जो मेसोडर्म के फॉर्म में तो हैं, पर वो ट्रूली मेसोडर्म नहीं है, इसीलिए इनको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, क्योंकि मेसोडर्म यहाँ पे पाउचेस में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ से एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्केहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स सभी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स मिला के यहाँ पे साथ में मिलके सिस्टम बना ले रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो निमेटोड्स होते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तो हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग तो होते हैं, तो उसे तो यूनिसेक्सुअल कहते हैं।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, उनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जब होता है तब जब मेल और फीमेल दिखने में भी अलग अलग हों, मतलब वो एक तरह नहीं दिख रहे हैं, वो अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होगा कि मेल अलग दिखते हैं, फीमेल अलग दिखते हैं, आप देख के किसी को पहचान सकते हो मेल है या फीमेल है। उसी तरह इन ऑर्गेनिज्म में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसमें भी आप देख कर पहचान सकते हो कि ये मेल राउंडवर्म है कि फीमेल राउंडवर्म। तो इसके लिए आप देखोगे कि जो फीमेल होती है वो लंबी होती है, वो इस तरह से काफ़ी लंबी होगी और वो सीधी होती है। और जो मेल होता है वो छोटा होता है और वो उसकी जो टेल पोर्शन होता है वो इस तरह से हुक्ड होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया मेल राउंडवर्म और ये हो गई फीमेल राउंडवर्म। तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि ये मेल राउंडवर्म है या फीमेल राउंडवर्म है। ये लंबी होगी, टॉल होगी, और ये शॉर्ट होगा, और इसका टेल यानी कि एंटीरियर जो सामने का पोर्शन होता है, एंटीरियर माउथ वाला पोर्शन होता है, और जो पीछे का पोर्शन होता है पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, और इसमें तो ये इरेक्ट है पूरी। तो इस तरह से आप देख कर बता सकते हो। तो ये देख कर बता सकते हो आप कि क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली इनको ऐसे डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इनमें कैसी सिमेट्री होगी? बाइलैटरल सिमेट्री। इनमें हमें देखने को मिलती है बाइलैटरल सिमेट्री। इनमें जो डेवलपमेंट होता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट होता है बिना लार्वा के फॉर्मेशन के, कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। तो दोनों तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों हो सकता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इनमें हमें। कैनाल जो है, अब यहाँ से आप देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जहाँ से हम हमारा फूड जो है वो मूव करता है और डाइजेस्ट होता है, बॉडी का वो पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट है, मतलब ये अपना डाइजेशन खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बार एलिमेंट्री कैनाल हमें कंप्लीट देखने को मिला है। और यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, इनका फेरिंग्स जो होता है, ये कैसा फेरिंग्स है? मस्कुलर फेरिंग्स है, मस्कुलर। माउथ के बाद इनका फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो फेरिंग्स से होके फूड जाता है, और ये फेरिंग्स है मस्कुलर फेरिंग्स इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इनके पोस्टीरियर पार्ट में एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, जहाँ से ये एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीटरी पोर होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही होगा, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होगा, जहाँ से ये एक्सक्रीशन करेंगे। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर दिया। एस्केल्मेंट्रीज के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक, कैसे भी हो सकते हैं। ये स्यूडोप्सिलोमेट होते हैं, इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। इस टर्म को हम बोलते हैं डायोशियस होते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मेल और फीमेल अलग दिखते भी हैं। तो फीमेल जो होती है वो लंबी होती है, मेल जो होता है वो छोटा होता है, और उसका पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। और पोस्टीरियर पोर्शन में दोनों के एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्रीशन के काम आता है। एंटीरियर पोर्शन में मस्कुलर फेरिंग्स होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और इनमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इनमें एक और फीचर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है, नेमेटोड्स भी कहते हैं, राउंडवर्म्स भी कहते हैं, और ये पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट्स पे भी, एनिमल पे तो होते ही हैं। इनमें रेने सेल पाई जाती है, रेने सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका रेने सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो एस्केहेलमिन्थेस का। ये रेने सेल क्या करती है? ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। जिस तरह से प्लैटीहेलमिन्थेस में हमने देखा था फ्लेम सेल्स, उसी तरह एस्केहेलमिन्थेस में होती है रेने सेल, और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में है इसके एस्कैरिस, इसे हम राउंड वर्म कहते हैं।
यहाँ पे मैंने एस्कैरिस का डायग्राम बनाया था, मेल और फीमेल उसमें दिखाए थे। वुचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमेटोड है। वुचिरेरिया इसको हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं क्योंकि ये फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया एक मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ है। तो मॉस्किटो इसी वुचिरेरिया को अपनी बॉडी में कैरी करता है और जाके हमारी बॉडी में छोड़ देता है। जब वो हमारा ब्लड सक करता है तो उससे फाइलेरिया नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, जिसमें पैर फूल जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है। तो वुचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई की वजह से ये होता है, इसे हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया फाइलम एस्केलमेंथीज के बारे में। इसके एग्जांपल्स एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एस्कैरिस सबसे पहला एग्जांपल है एस्केलमेंथीज का, एस्कैरिस को हम कहते हैं राउंड वॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा को हम कहते हैं हुक वॉर्म। और जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो है वुचिरेरिया जो होता है वो फाइलेरियल वॉर्म है, वो फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया एक मस्किटो कॉजिंग डिजीज़ है, मस्किटोज़ का वेक्टर होता है।